Very good morning, student. Today we will discuss a very important topic and our topic is exchange control in India, यानी भारत में विनिमय नियंत्रण। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सचेंज कंट्रोल का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके मेथड के बारे में डिस्कस किया था। भारत में विनिमय नियंत्रण की कब आवश्यकता हुई और उसके लिए क्या क्या कार्य हुए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। राइट, देखिए कि भारत में विनिमय नियंत्रण यानी कि ऑरिजिन भारत में ऑरिजिन कब हुआ। इन इंडिया देयर वाज नो लीगल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत में कोई भी वैधानिक व्यवस्था नहीं थी एक्सचेंज कंट्रोल के लिए, यानी कि विनिमय नियंत्रण के लिए। नॉर इट्स नेसेसरी वाज फेल्ट, और इसके लिए इसकी कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं की गई एक्सचेंज कंट्रोल के लिए। राइट, बात करते हैं इन इंडिया एक्सचेंज कंट्रोल वर मेड एप्लीकेबल इन 1939 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार पीरियड अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। देखिए, जो भारत में जो कह सकते हैं विनिमय नियंत्रण है वो कब से आया है कि भारत ने विनिमय नियंत्रण भारत रक्षा, ध्यान रखिएगा मेन क्या है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स यानी भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत 1939 से लागू किया गया। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कह सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो भारत में रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए 1939 में, वो किसके तहत बनाए गए, भारत रक्षा नियमों के तहत बनाए गए विनिमय नियंत्रण के लिए। क्यों बनाए गए? ड्यू टू फ्लक्चुएशन टेकिंग प्लेस इन एक्सचेंज रेट, बहुत ज़्यादा विनिमय नियंत्रण में उतार चढ़ाव होने लग गया था। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, बहुत ज़्यादा विनिमय जो आप कह सकते हैं विदेशी विनिमय है उनकी, या विदेशी विनिमय के फंड की जो कोष थे उनकी कमी होने लग गई थी। इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या कह सकते हैं कि जो विदेशी विनिमय है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की गई। तो हम इसके लिए मेन जो हम हैं वो ये कह सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उससे पहले कोई भी वैधानिक व्यवस्था नहीं थी भारत में विनिमय नियंत्रण के लिए। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आया, विदेशी विनिमय की कोषों की कमी हुई और बढ़ती आवश्यकता के कारण भारत में विनिमय नियंत्रण भारत रक्षा नियमों यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत 1939 में लागू किए गए। राइट, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट लाइन है जो याद रखनी है। बात करते हैं इसके आगे, बात करते हैं इसके लिए कि पावर टू कंट्रोल, इसका जो पावर है एक्सचेंज कंट्रोल का वो किसे दिया गया। तो पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेशन फॉरेन एक्सचेंज वर डेलीगेट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना है कि भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अंतर्गत विदेशी विनिमय नियमन एवं नियंत्रण का अधिकार भारतीय बैंक को दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किसे दिया गया, विदेशी विनिमय से चाहे उसका नियंत्रण करना हो चाहे उसके नियमन बनाना हो तो उसका अधिकार किसे दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। एन एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक फॉर एक्सचेंज कंट्रोल, यानी कि जो कह सकते हैं रिजर्व बैंक ने विनिमय नियंत्रण के लिए विनिमय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया। किसका किया? विनिमय नियंत्रण बोर्ड का एक गठन किया गया। ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो इसमें मेन लाइन क्या है कि जो विनिमय नियंत्रण बोर्ड है, जो एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड है, वो बनाया गया किसके लिए, विनिमय नियंत्रण को कंट्रोल में के लिए, या कह सकते हैं विनिमय नियंत्रण के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। थ्रू नोटिफिकेशंस issued on 4 September 1939, Reserve Bank of authorized few selected bank to execute foreign exchange transaction for the facility of the importer and exporter। यानी कि रिजर्व बैंक ने 4 सितंबर यानी कि 4 सितंबर 1939 की अधिघोषणा के अनुसार कुछ सेलेक्टेड बैंक, कुछ चुने हुए बैंकों को विदेशी विनिमय सौदों को संपन्न करने के लिए अधिकृत किया। यानी कि कुछ सेलेक्टेड बैंक को आप कह सकते हैं ये पावर दिया गया रिजर्व बैंक के द्वारा। कब दिया गया? ये 4 सितंबर 1939 को दिया गया कि वो विदेशी विनिमय से रिलेटेड यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स
कर सके। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन थी कुछ इंट्रोडक्शन की भारतीय जो नियंत्रण है उससे संबंधित। इसके साथ ही अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बात करें तो हम कह सकते हैं कि अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी भारतीय जो हम कह सकते हैं भारत नियंत्रण में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम में समय समय पर बहुत संशोधन किए गए, यानी जो अलग अलग है वो अमेंडमेंट लाए गए। किसके लिए? भारतीय आप कह सकते हैं भारतीय विनिमय नियंत्रण के कंट्रोल के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो विनिमय नियंत्रण था वो बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया भारत में भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 1957 यानी कि 1957 और 1965 यानी 1965 में बहुत ज़्यादा जो अमेंडमेंट है वो किया गया। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हैव मेड इन 1957 एंड 1965, तो ये मोस्टली अमेंडमेंट किए गए जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि जो इंडियन बिजनेसमैन थे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया गया। क्या पॉइंट बनाया गया उस समय कि प्रोविजन वाज मेड टू मेक फॉरेन करेंसी अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी फॉर फॉरेन टूर्स ऑफ इंडियन बिजनेसमैन। जो कह सकते हैं भारतीय जो व्यापारी थे उनको विदेशी यात्रा के लिए सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा दी गई या सुलभ करवाने का प्रावधान किया गया। तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो एक लिमिटेड करेंसी फॉरेन करेंसी अपने साथ टूर पे लेके जा सकते थे अगर वो फॉरेन टूर पे जा रहे हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या किया गया कि प्रोविज़न वाज मेड टू मेक फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल ऑन मोर लिबरल टर्म टू द इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन फॉरेन कंट्रीज़, यानी भारतीय छात्रों को विदेशों में अगर कोई शिक्षा ग्रहण करनी है तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लिबरल कंडीशन बनाई गई, उदार शर्तें बनाई गई जिससे वो कह सकते हैं कि आसानी से एजुकेशन है वो ले सके। ठीक है, तो विदेशी विनिमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था उनके स्टूडेंट के लिए की गई जो इंडियन स्टूडेंट थे। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था किससे भारत में विनिमय नियंत्रण का। अब हम कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भारत में विनिमय नियंत्रण के लिए क्या क्या किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अथॉरिटी टू कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण व्यवस्था का अधिकार, यानी कि जो विनिमय नियंत्रण है उसकी अथॉरिटी किसको दी जाएगी, उसका पावर किसको दिया जाएगा कंट्रोल के लिए। तो इसमें मेन आपको ध्यान रखना है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव द अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी इन द कंट्री, यानी कि देश में विनिमय नियंत्रण नीति का निर्माण और उसका क्रियान्वयन का अधिकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें दो वर्ड याद रखना है, एक तो आपका जो वित्त मंत्रालय है उसके बारे में, वित्त मंत्रालय के बारे में, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, रिजर्व बैंक। जो रिजर्व बैंक होगी उसको अधिकार होगा। तो मेन ध्यान रखना है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो जो रिजर्व बैंक है उसको ही जो आपका कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है 1973, यानी जो फेरा, क्या कह सकते हैं, फेरा के लिए जो भी नियम बनाना है या उसे लागू करना है तो उसके लिए जो एपेक्स यानी कि जो उच्च संस्था या कह सकते हैं शीर्ष जो संस्था है एपेक्स अथॉरिटी, वो किसे बनाई गया, भारतीय रिजर्व बैंक को। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को ये पावर दिया गया। साथ ही आपको ध्यान रखना है जो फेरा जो एक्ट था 1973 में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसके लिए जो भी आप कह सकते हैं इसके लिए जो भी प्रावधान बनाना है या उसको लागू करना है, उसकी अनुपालना या उसकी जो अथॉरिटी है उसके लिए जो या रिस्पॉन्सिबल है यानी जिम्मेदार है वो कौन होगी, आरबीआई होगी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक शीर्ष संस्था के रूप में जानी जाएगी जो कि इनके लिए नियम बनाएगी और इसे लागू करने का काम करेगी, राइट। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, ऑथराइज्ड डीलर यानी विदेशी विनिमय के अधिकृत व्यापारी, यानी ऑथराइज्ड डीलर किसे बनाया गया। तो अकॉर्डिंग टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अंडरटेकन ओनली थ्रू द बैंक्स ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक,
यानी रिजर्व बैंक जिन बैंकों को अधिकृत करेगी, भारतीय रिजर्व बैंक जिन कह सकते हैं जिन बैंकों को अधिकृत करेगी, उनके माध्यम से ही विदेशी विनिमय अधिनियम के अनुसार विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय किया जाएगा। यानी जो रिजर्व बैंक है वो टाइम टू टाइम क्या करेगी, ऑथोराइज करेगी बैंकों को कि वो बैंकें विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अनुसार यानी फेरा के अनुसार जो फॉरेन एक्सचेंज होता है यानी कि विदेशी विनिमय होता है उसका क्रय विक्रय करेगी। तो ये जो ऑथराइज्ड बैंक होगी जो कि रिजर्व बैंक ऑथराइज करती है, ये कौन सी बैंकें होती हैं? तो मोस्टली जो ये बैंक होती है वो एक तो होती है शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक, व्यापारिक बैंक, तो हम कह सकते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, और दूसरी होती है फॉरेन एक्सचेंज बैंक। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो ऑथोराइज डीलर होंगे वो कौन सी होगी, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, और दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। यानी कि पहली तो है अनुसूचित व्यापारिक बैंक और दूसरा आ जाएगा विदेशी विनिमय बैंक। तो ये दोनों ऑथोराइज्ड होगी और इनको जो परमिशन है, इनका जो हेड है वो कौन होगी, आरबीआई। तो आरबीआई टाइम टू टाइम इनको ऑथोराइज उनको पावर देगी कि वो ये सभी कार्य करें। तो इन जो ऑथराइज्ड कह सकते हैं ये जो बैंक होगी उनके द्वारा ही विदेशी विनिमय से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो किए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये अपने पास में कुछ प्रमाणित मुद्रा कोष अपने पास रखती हैं यानी स्टैंडर्ड करेंसी फंड रखती हैं। तो देखिए मेन चीज़ जो है सेकंड पॉइंट का उसको आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई टाइम टू टाइम क्या करेगी, ऑथराइज्ड बैंकों को ये अधिकार देगी कि वही फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लेन देन करें। तो यहाँ पे जो अधिकृत बैंक होगी वो मोस्टली कौन सी होती है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और फॉरेन एक्सचेंज बैंक। ये जो बैंकें होती है वो अपने साथ अपने पास में आप कह सकते हैं प्रमाणित मुद्रा कोष रखती है यानी स्टैंडर्ड करेंसी फंड। तो देखिए जो ये फंड होता है ये फंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड करेंसी फंड जिसे हम कहते हैं प्रमाणित मुद्रा कोष, स्टैंडर्ड करेंसी फंड, और दूसरा होता है मिसलेनियस करेंसी फंड यानी मिसलेनियस करेंसी फंड यानी अन्य मुद्रा कोष। जो स्टैंडर्ड करेंसी फंड होता है उसमें 20% करेंसी वो रखी जाती है यानी जो पहला है उसमें 20% आप कह सकते हैं 20% नहीं 20 प्रमाणित मुद्रा को कोष में रखा जाता है। यानी कि जो इस फंड में 20 स्टैंडर्ड करेंसी को रखा जाएगा। कौन सी 20 स्टैंडर्ड करेंसी को इसमें रखा जाएगा, 20 कौन सी वो मुद्राएं होगी जो कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए किसी भी देश के द्वारा बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेप्टेबल हो सके। तो मेन आपको इसमें क्या रखना है याद, फर्स्ट पॉइंट में स्टैंडर्ड करेंसी फंड में कि फंड्स ऑफ 20 करेंसी ऑफ द वर्ल्ड आर मेंटेन अंडर इट विच मे बी इजीली एक्सेप्टेड बाय एनी कंट्री फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। तो फर्स्ट नाम से ही पता चल रहा है स्टैंडर्ड करेंसी। तो स्टैंडर्ड करेंसी का मतलब होगा कि जिसमें हम पेमेंट करने के लिए किसी भी देश को अगर हमें पेमेंट करना है इंपोर्ट के लिए तो वो ईजीली उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो जो 20 आएगी वो एक कह सकते हैं डेवलप कंट्री जो होती हैं उनकी करेंसियाँ मोस्टली इसमें आएगी। बात करते हैं मिसलेनियस करेंसी फंड यानी कि अन्य मुद्रा कोष में वो मुद्राएं आएगी, वो करेंसी आएगी जो 20 के अलावा होगी। यानी जो 20 करेंसी होगी उन 20 करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी होगी वो इस सेकंड में आएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि व्हेन रिक्वायर्ड दिस करेंसी मे बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड करेंसी। जब भी आवश्यकता पड़ी तो इन मिसलेनियस जो करेंसी होती हैं उनको हम स्टैंडर्ड करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सेकंड पॉइंट के लिए याद रखना है। बात करते हैं फॉरेन करेंसी रिसिप्ट। देखिए फॉरेन करेंसी रिसिप्ट का मतलब होता है कि आपको एक रिसिप्ट है वो आपको प्राप्त करनी है। तो इसमें क्या होगा कि एनी इंडिविजुअल इन द कंट्री हैज़ टू नेसेसरी डिपॉजिट द पेमेंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इन द ऑथराइज्ड बैंक फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। ठीक है, तो यानी कि अगर आप कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति है उसको अगर विदेशों से कोई आप कह सकते हैं पेमेंट कोई प्राप्ति हुई है, पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, तो उसे उस पेमेंट को उस जो भुगतान है उसको अधिकृत बैंक के पास में जमा कराना कंपलसरी होगा। यानी कि देश में किसी भी व्यक्ति को विदेशों से प्राप्त भुगतान को विदेशी विनिमय व्यवहार के लिए अधिकृत बैंक के पास जमा कराना
कंपल्सरी होगा। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ही मे कीप द अमाउंट नॉट एक्सिड $500 विथ हिमसेल्फ। हाँ, इसमें क्या हो सकता है कि अगर $500 तक वो राशि है, $500 तक, तो वो अपने पास में रख सकता है। तो इसमें थर्ड में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि कोई भी देश का नागरिक है, एनी इंडिविजुअल इन द कंट्री हैज़ टू नेसेसरी डिपॉजिट द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इन द ऑथराइज बैंक फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। उसे व्यक्ति को अपने जो प्राप्त हुआ है विदेशों से भुगतान, उसको जमा कराना होगा किसके पास? अधिकृत बैंक के पास, राइट। उसके बाद में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि विदेशी जो मुद्रा होती है अधिकृत बैंकों के पास जमा कराकर अगर उसको कोई इंपोर्ट का अगर कोई पेमेंट मिला है तो वो क्या करेगा, उस फॉरेन करेंसी को ऑथराइज्ड बैंक के पास में जमा करा के वो डोमेस्टिक करेंसी क्या कर सकता है, स्वदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको थर्ड पॉइंट में याद रखनी है। इसके साथ ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि इट इज़ असेसनल टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एंड सेबी इन्वेस्टिंग फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई भी भारत में विदेशी पूंजी निवेश करने के लिए आता है, यानी कि कोई भी जो बाहर का फॉरेनर है वो भारत में फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसे भारत सरकार यानी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइज बोर्ड बनाए हैं उनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो वो बोर्ड कौन कौन से हैं? एक तो सेबी, जो आप सभी जानते हैं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी से परमिशन लेना होगा। एक तो सेबी हो गया, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे परमिशन लेना होगा। साथ ही उसे लेना होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विदेशी विनिमय जो प्रवर्तन बोर्ड है, कह सकते हैं विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, तो इसे क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों से अगर परमिशन लेंगे तभी वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। भारत द्वारा आप कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण के आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं। सीमित मात्रा में ही व्यक्ति अपने साथ विदेशों से आप कह सकते हैं गोल्ड ला सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने साथ में कहीं भी किसी भी देश से लिमिटेड क्वांटिटी में ही गोल्ड को ला सकता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं किसके लिए? आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो गोल्ड का करते हैं, स्वर्ण का जो आयात निर्यात है उस पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति है वो इन्वेस्ट करना चाहेगा तो किससे परमिशन लेगा? एक तो लेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से और दूसरा होगा सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट, विदेशी मुद्रा भुगतान। अब ये विदेशी मुद्रा जो भुगतान है उसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अलग अलग कारण होते हैं, उनके कारण होती है। मतलब आपको पेमेंट करना है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट है मोस्ट किसकी ज़रूरत होती है? जब हम कोई इम्पोर्ट करते हैं, यानी इम्पोर्ट करने के लिए हमें, जब भी हमारे देश में कुछ इम्पोर्ट होगा तो उसके बदले में हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर रेगुलर आप इंपोर्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको रिजर्व बैंक के जो ऑथराइज्ड बैंक होती है, रिजर्व बैंक के ऑथराइज्ड बैंक से परमिशन लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही हम कह सकते हैं अगर कोई यात्रा करनी हो, कोई एजुकेशंस के लिए हो, कोई आप ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस है, तो उनके पेमेंट के लिए भी आपको रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो ये फॉरेन करेंसी पेमेंट है, तो ध्यान रखिएगा, पेमेंट इज़ फॉरेन करेंसी आर वेरी नेसेसरी, या कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ड्यू टू वेरियस रीज़न। बहुत सारा रीजंस होते हैं जिसके लिए हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता है। मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? पेमेंट टू मेड फॉर इम्पोर्ट्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्ट
जो करेंगे तो उसके लिए पेमेंट फॉरेन करेंसी में ही होता है। साथ ही पेमेंट ऑफ रेगुलर इंपोर्ट आर मेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक ऑन द बेस ऑफ परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक। अगर आप रेगुलर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको रिजर्व बैंक की जो ऑथराइज्ड बैंक होती है, अधिकृत बैंक होती है, उससे परमिशन लेनी होगी। साथ ही हम इंपोर्ट और हमें पेमेंट किस लिए करना होता है फॉरेन करेंसी में, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उनके लिए भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपको परमिशन चाहिएगा रिजर्व बैंक से, ठीक है। या हम कह सकते हैं द इंडियन जो इंडियंस हैं उनको जो परमिशन चाहिएगी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक से उनको लेना ज़रूरी होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि भारत में अगर कोई भी फॉरेनर्स हैं जो यहाँ आके सेटल हुआ है तो अपनी जो इनकम होता है उस इनकम को रिजर्व बैंक की आपको पहले परमिशन लेनी होगी। रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति से उसके द्वारा निर्धारित राशि अपने देश में भेज सकता है। तो यानी कि एवरी फॉरेनर सेटल इन इंडिया कैन सेंड द अमाउंट डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक टू हिज कंट्री, ठीक है, आउट ऑफ हिज इनकम विद द प्रायर परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक। तो उसे पहले परमिशन लेना होगा रिजर्व बैंक से कि वो अपने देश में भेजना चाहता है। तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है और इसमें याद रखनी है, राइट। और एक लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, उसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि विदेशी मुद्रा में किया गया कोई भी भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर और उसकी पूर्व अनुमति से ही हो सकता है। यानी अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको रिजर्व बैंक का जो परमिशन है वो चाहिएगा ही चाहिएगा, राइट। तो यानी एनी पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इज़ पॉसिबल ओनली विद द लिमिट, ठीक है, बाय रिजर्व बैंक और बाय इट्स प्रायर परमिशन, राइट। बात करते हैं 5th पॉइंट की, विनिमय नियंत्रण प्रशासन यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसमें क्या होगा कि भारत में विनिमय नियंत्रण प्रशासन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग के हाथों में है। यानी जो आप कह सकते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें जो विनिमय नियंत्रण विभाग आता है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आता है, उनके पास में होता है। और जो विनिमय नियंत्रण विभाग है यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो डिपार्टमेंट है उसका जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। कहाँ पे है? द हेड ऑफिस डिपार्टमेंट इन कहाँ है? मुंबई, ठीक है। और इसके कुछ सब ऑफिसेज भी हैं। सब ऑफिसेज आर लोकेटेड कहाँ होंगे? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करते हैं जो सब ऑफिस बनाए गए हैं, जो कि आप कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड उन पे ध्यान रखते हैं, उन पे वॉच करते हैं कि उनका फंक्शंस कैसे हो रहा है, तो उनके ऊपर ये फोकस रहता है। तो ध्यान रखिएगा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली किसके हाथों में? भारतीय रिजर्व बैंक, जो आरबीआई है, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के पास में है। तो आपको इसमें 5th पॉइंट में एक चीज़ याद रखनी है, कौन सी? जो एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या होगा? विनिमय नियंत्रण विभाग, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको मेनली जो हैंडल है वो कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। यानी आरबीआई ही इसकी ऑथराइज्ड जो हायर सीट कह सकते हैं शीर्ष संस्था है इस डिपार्टमेंट की। और ये डिपार्टमेंट का जो मेन हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई। और इसके कुछ सपोर्टिंग आप कह सकते हैं कि उप कार्यालय भी बनाए गए जो इसको सपोर्ट करे, वो दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता में हैं, जो कि इनके लिए निगरानी का कार्य करते हैं, इनको सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। बात करते हैं इसके 6 पॉइंट की, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था। प्रेजेंटली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज इन फोर्स इन इंडिया, यानी कि वर्तमान में भारत में परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू है, आपको ध्यान रखना है, राइट। बात करते हैं रिलेशन ऑफ इंडियन रुपीज़ विद द पाउंड स्टर्लिंग वाज ब्रोकन ऑन 25 सितंबर 1975, यानी कि 25 सितंबर 1975, यानी 25 सितंबर 1975 को भारतीय रुपये को पाउंड स्टर्लिंग से विच्छेद कर दिया गया। यानी कि जो हम पाउंड स्टर्लिंग के बराबर जो हम रुपीज़ का कंपैरिजन कर रहे थे उसको बंद कर दिया, उसका कह सकते हैं उसको विच्छेद कर दिया गया।
तो उसके बाद क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं देयर आफ्टर वैल्यू ऑफ रुपीज़ इज़ डिसाइडेड। अब हमारी जो रुपए की जो वैल्यू है वो कह सकते हैं किससे डिसाइडेड होती हैं, एवरी डे इन द कॉन्टेस्ट ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज ऑन अ वेल स्पेसिफाई बेस्ड। यानी कि अब हमने क्या किया कि 25 सितंबर 1975 को भारतीय रुपए का पौंड स्टर्लिंग से संबंध विच्छेद कर दिया। उसके बाद में भारतीय रुपए का जो मूल्य है वो प्रतिदिन यानी एवरी डे चयनित राष्ट्रीयों की मुद्राओं की टोकरी यानी जो बास्केट ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज था उनके आधार पर निर्धारित किया जाता था। यानी जो किसके ऊपर, जो बास्केट थी यानी कि जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो करेंसी थी, उन जो बास्केट थी उनके बेस पे हम क्या कर रहे थे, एवरीडे हमारे रुपए का जो है वो उसका हम कह सकते हैं प्रतिदिन उसके संदर्भ के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता था, राइट। यानी कि जो भारतीय रुपए का मूल्य है वो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियों के सापेक्षिक परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होता रहता था। यानी अब भारतीय जो रुपए है वो डिमांड और सप्लाई की जो पावर्स है उनके बेस पे ये चेंजेस होता था। और अगर लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट हो रहा है अगर हमारे करेंसी पे, तो रिज़र्व बैंक जो है वो देश के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें कंट्रोल कर सकती थी। यानी कि वैसे तो किससे ये रुपए हैं, भारतीय रुपए, वो किससे हो रहा था, मांग और पूर्ति के द्वारा। लेकिन अगर लगा कि रिज़र्व बैंक को लगा कि नहीं अब ये देश के हित में नहीं है और अब मुझे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे रिज़र्व बैंक उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि, और वैसे भी अगर आपसे अभी कोई पूछे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो किससे डिटरमाइंड होती है, कौन सी एक्सचेंज रेट से, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से डिटरमाइंड होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव चेंजेस ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी जो रुपए का जो चेंजेस है, परिवर्तन है, वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, राइट। रिजर्व बैंक जो है मेक्स एफर्ट टू कंट्रोल दैम इन द नेशंस इंटरेस्ट व्हेन सो रिक्वायर्ड। यानी कि जो रिजर्व बैंक है वो एफर्ट लगा सकती है रुपए को, कह सकते हैं रुपीज़ को उसके बहुत ज़्यादा डाउन होने पर। तो मतलब जब लगे कि रिजर्व बैंक को आवश्यकता है तो वो उसे कंट्रोल करने का प्रयास करेगी अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है तो। बात करते हैं 7 पॉइंट की, लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि भारत में जो इम्पोर्ट है, यानी कि भारत में आयात पर प्रतिबंध होने के कारण ज़्यादातर जो इम्पोर्ट किया जाता है उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपको इम्पोर्ट करना है तो आपको इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, लाइसेंस रहेगा। तो लाइसेंस यूज टू बी ऑब्टेन फॉर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स सिंस इम्पोर्ट्स हैड रेस्ट्रिक्शन इन इंडिया। देखिए अगर लगता है कि नहीं आयात पर प्रतिबंध है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। हम कह सकते हैं कि जुलाई 1991 में इसमें जो अनेक कह सकते हैं बहुत अलग अलग जो इम्पोर्ट किया जा रहा था, तो इम्पोर्ट को निर्यात से संबंध कर दिया गया, यानी कि उसको कनेक्टेड कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, सिंस जुलाई 1991 सर्वल इम्पोर्ट हैव बीन लिंक्ड विद एक्सपोर्ट से जोड़ दिया गया और इसके लिए इसे एक नाम दिया गया, उसे कहते हैं एक्जिम स्किप। तो उसे क्या नाम दिया गया है, संपूर्ति लाइसेंस प्रणाली अपनाई गई और जिसे एक्जिम स्क्रिप्ट नाम भी दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब इंपोर्ट को किससे जोड़ा गया, एक्सपोर्ट से, तो इसे एक नाम दे दिया गया एक्जिम स्क्रिप्ट नाम से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया गया। इन्हें बिना पूर्व अनुमति के बेचा जा सकता है। इन पर प्रीमियम का लाभ आप कह सकते हैं निर्यातकर्ता को मिलता था। तो 1 मार्च 1992 से ये व्यवस्था इसको एंड कर दिया गया और उसे बहुत ज़्यादा लिबरल बना दिया गया। यानी कि अब बहुत ज़्यादा इसे आप कह सकते हैं लिबरल उदार बना दिया गया। इस व्यवस्था को 1 मार्च 1992 में जो ये व्यवस्था की गई थी उसको क्या किया गया, उसको एंड कर दिया और उसके जगह बहुत ज़्यादा लिबरल जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अपनाया
गया। तो ये जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें ये था कि विदेशी विनिमय का 40% आप अधिकृत विनिमय दर पर रुपए में बदला सकते थे। तो इस व्यवस्था को बैंकों तथा विनियोजकों के माध्यम से लागू किया गया। 1 मार्च 1993 में इस व्यवस्था में और ज़्यादा संशोधन किए गए और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा और लिबरल बनाया गया। तो इस पॉइंट में आपको इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्ट थे, इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा था, तो इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस लेना आवश्यकता था। और 1991 में इम्पोर्ट को 1 जुलाई 1991 में इम्पोर्ट को किससे लिंक किया गया? एक्सपोर्ट से, राइट। और इसे एक कह सकते हैं फॉर दैट कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम वाज एडॉप्टेड विच वाज कॉल्ड एक्जिम स्किप। तो इसे एक नया नाम दिया गया, क्या दिया गया? एक्जिम स्किप के नाम से माना गया, ठीक है। और ये कह सकते हैं 1 मार्च जो 1992 था, यानी कि 1 मार्च 1992 में इस सिस्टम को आप कह सकते हैं समाप्त कर दिया गया, एंड कर दिया गया। और इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया किससे? लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम से। कह सकते हैं इसे बहुत ज़्यादा उधार बना दिया गया कि अब नहीं, अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, अगर आपके एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ इंपोर्ट करना है तो बहुत ईजी से आप कर पाएंगे। तो ये था कि इंपोर्ट जो अरेंजमेंट था उसको बहुत ज़्यादा लिबरल बनाया गया। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की 8 की, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ ऑन करंट अकाउंट, चालू खाते में रुपए की परिवर्तनशीलता। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, चालू खाते में रुपए की परिवर्तनशीलता का मतलब होता है कि आपका जो करंट अकाउंट, हमने बीओपी पढ़ा था, तो इस 8 पॉइंट के लिए जो आपको याद रखना है बीओपी का सिस्टम। हम लोगों ने पहले ऑलरेडी बीओपी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि बीओपी में जो इम्पोर्टेंट अकाउंट होता है, एक होता है आपका करंट अकाउंट यानी चालू खाता, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट की बात कर रहा है कि करंट अकाउंट में रुपए की परिवर्तनशीलता कैसी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फुल्ली है या कैसा है, तो ये आपको बताना है। तो भारत सरकार जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने 1994-95 के बजट में चालू रुपए की जो परिवर्तनशीलता है, यानी कि इसको कन्वर्टिबिलिटी कह सकते हैं, की घोषणा की गई। तो आप कह सकते हैं कि 20 अगस्त 1994 में चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनशील हो गया, यानी कि अब हमें जो करंट अकाउंट में जितना भी आता है उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं था, ये फुल्ली कन्वर्टेबल बन गया, यानी बहुत ज़्यादा इसे लिबरल बनाया गया। तो जितने भी पेमेंट थे, यानी कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आप एजुकेशन है, आप मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं, तो उसके लिए बहुत आसान बनाया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्या बता रहा है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ ऑन करंट अकाउंट वाज अनाउंस्ड इन बजट ऑफ 1994, यानी कि 1994 और 95 के बजट में ये कहा गया कि भाई जो चालू खाता है, यानी कि जो बीओपी का करंट अकाउंट है, उसको क्या बनाया जाए, कन्वर्टेबल यानी कि परिवर्तनशील बनाए गए। और बनाया कब गया? 20 अगस्त यानी 20 अगस्त 1994, राइट। तो ध्यान रखिएगा 20 अगस्त 1994 को रुपीज़ हैज़ बिकम फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट एंड ऑल रूल्स रिलेटेड टू एक्सचेंज कंट्रोल हैव बीन मेड लिबरल। तो ये जो बहुत ज़्यादा लिबरल बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज़ बीन मेड ईजी फॉर विजिट, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, मेडिकल सपोर्ट एक्सेट्रा। तो बिजनेस पेमेंट, ठीक है, ये भी इसमें आ सकता है। मैनी मोर रिलैक्सेशन वर अलाउड टू ईयर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक ढील दी गई, आगे वाले वर्षों में भी रूल्स और रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा लिबरल बनाया गया। तो ये इसमें याद रखना है, कन्वर्टेबल ऑफ रुपीज़ ऑन करंट अकाउंट कब बनाया गया, कौन से बजट में आया, 1994-95 में आया था। और इसे फुल्ली कन्वर्टेबल कब बनाया गया, 20 अगस्त 1994, ठीक है। 20 अगस्त 1994 को फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया गया करंट अकाउंट को। और साथ ही आपको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या आता है, जैसे विजिट है, एजुकेशंस है, आपका हेल्थ जो सपोर्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट है, ये सभी इसमें आएगा, ठीक है। तो विदेशी विनिमय
की उपलब्धि बहुत ज़्यादा आसान हो गई, जो भी पेमेंट करना था वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो गया और बाद के वर्षों में भी नियम को और ज़्यादा लिबरल बनाया गया। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट 8 पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 9 पॉइंट की, जो कि है आपका पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता यानी कि कन्वर्टेबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि कन्वर्टेबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंस असेट्स कैन बी एग्जीक्यूट विद फॉरेनर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यानी कि पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता का मीनिंग होता है बिना किसी प्रतिबंध के आप विदेशियों के साथ में विदेशी परिसंपत्तियों का लेन देन किया जा सकता है। यानी कि फाइनेंस असेट्स का आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। फॉरेनर इन्वेस्टर्स एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी कि जो विदेशी विनियोग करता है और जो अनिवासी भारतीय हैं वो आसानी से प्रत्यक्ष विनियोग और पोर्टफोलियो में विनियोग कर सकते हैं भारत में। और इंडियन बैंक हैव राइज्ड द लिमिट ऑफ लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव बैंक और द ब्रांचेस लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज़। जो आप कह सकते हैं फॉरेन कंट्री में जो भारत की कोई रिप्रेजेंटेटिव बैंक है या ब्रांच है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे वो ऋण और अधिविकर्ष की सीमा को बढ़ा दी गई है। यानी भारतीय बैंकों द्वारा जो इंडियन बैंक थी उनके द्वारा जो विदेशों में स्थित अपने प्रतिनिधि बैंक या शाखाएं हैं से ऋण और अधिविकर्ष की सीमा को बढ़ा दिया गया, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 9 पॉइंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड याद रखना है तारापोर, यानी कि एक कमेटी थी तारापोर कमेटी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखनी है तारापोर कमेटी 1977। ये जो कमेटी थी उस कमेटी ने रिकमेंडेशन रखी थी, सिफारिश की थी पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता की, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, वो कंडीशन ये थी कि आपको पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता को तभी इसको एक्सेप्ट करना है जब वो अर्थव्यवस्था के अनुकूल परिस्थितियाँ हो। यानी कि आप पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता है वो तभी लाया जाए जब आपकी इकोनॉमिक है वो फेवरेबल कंडीशन में हो। आपकी मतलब इकोनॉमिक में फेवरेबल कंडीशन है वो कैपिटल अकाउंट के कन्वर्टेबिलिटी के बराबर हो, तभी आप इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है थी वो उस पूरी कंडीशन को नहीं अपना पाई, यानी जो तारापुर कमेटी ने जो सजेस्ट की थी उसको वो नहीं एक्सेप्ट कर पाया। कौन? भारतीय इकोनॉमिक, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सजेशन थे तारापुर कमेटी के उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो हम कह सकते हैं कि जो तारापुर कमेटी थी उसकी कुछ सिफारिश को अपनाया गया, कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया और उसी से ही कैपिटल अकाउंट को बहुत ज़्यादा लिबरल बनाया गया। यानी कि जो रिकमेंडेशन थी कमेटी की वो कुछ आप कह सकते हैं कुछ एक्सेप्टेबल थी, जिससे कैपिटल अकाउंट मे बी मेड ऑल द मोर लिबरल, तो थोड़ा इसको लिबरल बनाया गया। बाकी इसकी जो कंडीशन जो रिकमेंडेशन थी तारापुर कमेटी की वो बहुत हाई लेवल की कंडीशन थी जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाई। बात करते हैं 10 पॉइंट का, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा। अभी आपने पॉइंट में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि फेरा का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो ये आर है वो क्या है? बहुत ही रेगुलेशन यानी कि नियम से बना था 1973 में, लेकिन उसको थोड़ा लिबरल बनाया गया। तो यानी कि जो फेरा जो था यानी कि फॉरेन एक्सचेंज आपका जो रेगुलेशन एक्ट था उसकी जगह क्या उसको रिप्लेस करके क्या लाया गया? फेमा लाया गया। यानी कि फेरा को रिप्लेस किया गया किससे? फेमा से। तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इन इट्स बजट ऑफ 1998 एंड 99, यानी कि 1998 और 99 के बजट में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अनाउंस्ड फॉर इन्फोर्सिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन प्लेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ध्यान रखना कौन सा बजट था? 98 और 99 का, जिसमें फेरा की जगह क्या लाया गया? फेमा लाया गया। इट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जून 2000। फेमा डिफरेंट फ्रॉम फेरा,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 जून कब था, 2000। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वर्किंग जो है उसकी 1 जून 2000 से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो आगे क्या बता रहा है, आप कह सकते हैं ये जो था फेरा इज़ अ सिविल लॉ, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो था इसमें रूल्स और रेगुलेशन था वो बहुत टफ था, ठीक है। तो फेरा से भिन्न फेमा एक दीवानी कानून है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा लिबरल बनाया गया, इसमें थोड़े स्ट्रिक्ट जो रूल्स रेगुलेशन थे वो थोड़ा कम किया गया। फेमा में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय जो नागरिक थे, यानी जो फेमा था उसमें क्या बताया गया कि जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उस पर ये जो रूल्स रेगुलेशन है वो मोस्टली लागू नहीं होगा। इस कानून में भारत में निवेश और कह सकते हैं विदेशों में भारतीय निवेश हेतु जो प्रावधान किए गए वो बहुत ज़्यादा लिबरल तथा उसको बहुत ज़्यादा पारदर्शी बनाया गया, ठीक है। और कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लिबरल कंडीशंस जो थी, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं देश के हित में हो, उसी कंडीशंस इसमें लाई गई, राइट। बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जो अदर अरेंजमेंट यानी अन्य व्यवस्था। इसमें क्या था कि कुछ आप कह सकते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कि अधिकृत व्यापारी या जो संस्थाएं थी वो प्रमाणित मुद्राओं के हाजिर तथा अग्रिम दोनों प्रकार के सौदे कर सकती थी, यानी द ऑथोराइज्ड डीलर एंड इंस्टीट्यूट कैन एग्जीक्यूट बोथ द स्पॉट और फॉरवर्ड टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड करेंसी। नाम से पता चल रहा है स्पोर्ट का मतलब ऑन स्पोर्ट जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और फॉरवर्ड का मतलब है जो आप फ्यूचर में किसी डेट पे ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो उसके लिए ये था कि दोनों के लिए, ठीक है, तो दोनों प्रकार के सौदे कर सकते हैं। साथ में इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी कि विनिमय नियंत्रण संबंधित जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी चेंजेस होंगे उसे भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाएगा। तो जो पीरियडिकल चेंजेस होंगे रिलेटेड टू एक्सचेंज कंट्रोल आर नोटिफाई इन द गजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार के द्वारा गजट होगा उसमें फॉरेन एक्सचेंज से जो भी चेंजेस होगा वो बताया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये थी कि विदेशी विनिमय नियंत्रण नीति के जो भी प्रावधान है, ठीक है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, ठीक है, और साथ ही विदेशी व्यापार नियंत्रण के जो उपाय हैं वो एक दूसरे के पूरक के रूप में लागू किए जाएंगे। इट मीन्स द प्रोविजंस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी एंड द मेजर ऑफ फॉरेन ट्रेड कंट्रोल हैव बीन इन्फोर्स्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पूरक के रूप में अपनाए जाएंगे। जो प्रावधान है उसको सजेशंस के, ठीक है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट थी जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत में विदेशी विनिमय के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। ओके, थैंक यू।